हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। A very 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 warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार बड़े और आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज। इस न्यूज को हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। याद रखें कि न्यूज ये है कि जियालैंड नाम से एक मैसिव कॉन्टिनेंट, जिसे बहुत समय से कंसीडर करा जा रहा था एज अ माइक्रो कॉन्टिनेंट। क्या होते हैं माइक्रो कॉन्टिनेंट, इसके बारे में हम डिस्कशन आज की क्लास में करेंगे और साथ में हम इसे समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, कैसे ये बना, बेसिकली इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ और आज के समय हम इसे क्यों कंसीडर कर रहे हैं एज अ 8th कॉन्टिनेंट। याद रखें कि इस क्लास में हम फुल एनालिसिस करेंगे कि जियालैंड एक्चुअली में है क्या, किस प्रकार से ये बना और क्यों इसे आज के समय कंसीडर करा जा रहा है 8th कॉन्टिनेंट के रूप में, और आने वाले समय में शायद इसमें कुछ अपडेशंस भी देखने को मिले। चलिए इसे देखते हैं। कुछ इस प्रकार से आप पाएंगे कि ये पूरी स्टोरी कहां से स्टार्ट होती है। तो पहले मैं आपको इसका एक मैप दिखा दूं, कुछ इस तरह से आप इसको देख पाएंगे। याद रखें ये ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है और ऑस्ट्रेलिया के सामने जहां आप प्रशांत महासागर को देखा करते हैं, जहां आपको दिखाई देगा कि पैसिफिक ओशन का स्ट्रेच है, उस स्ट्रेच के एक पार्ट में हमें एक कॉन्टिनेंट स्टैब्लिश करा है, हमें एक कॉन्टिनेंट मिला है बेसिकली, जिसे कहा गया है जियालैंड। क्लियर, इसमें सारी इंफॉर्मेशन हम आज की इस क्लास में कवर कर लेंगे। तो एक एक करके इस चीज को समझते हैं। पहले तो सतही तौर पर इसे समझे, सुपरफिशियली इसको अंडरस्टैंड करें कि जो जियालैंड है ये वास्तविकता में इसका 94% जो पार्ट है ये सबमर्ज है, यानी कि पानी के अंदर है। इसका रिमेनिंग जो 6% पार्ट है, याद रखिए, वो इस प्रकार से न्यूजीलैंड के फॉर्म में हमें दिखाई देता है। अर्थात ऑस्ट्रेलिया के सामने जो आपको द्वीप समूह दिखाई देते हैं, जो आइलैंड्स दिखाई देते हैं, इसे बेसिकली न्यूजीलैंड के नाम से जाना जाता है। और अब यह कंसीडर करा जा रहा है कि ये जो पूरा एरिया है जिसमें कुछ ज्योग्राफिकल एंटिटीज आती हैं, जिसके बारे में मैं अभी आगे आपसे डिस्कशन करूंगा, इन सभी को मिलाकर जियालैंड का नाम दिया गया है। अब यहां समझिए कि ये जियालैंड नाम क्यों दिया गया या फिर इसे अलग कॉन्टिनेंट, अलग महाद्वीप क्यों कंसीडर करा जा रहा है। तो यहां समझने का प्रयास करें कि किसी भी क्षेत्र को जो पानी के अंदर हो उसे सामान्यतः सागरीय क्षेत्र माना जाता है, यानी कि ओशनिक एरिया माना जाता है। इसका कंसीडरेशन होता है एज अ ओशनिक एरिया। बट यहां पैरेलली याद रखें, समानांतर रूप से इसे ध्यान रखें कि ये जो प्लेस आप देख रहे हैं, इस प्लेस में जो क्रस्ट की थिकनेस है, अर्थात जो भूपर पट्टी है उसकी चौड़ाई है, वो ज्यादा है, जो ये दिखाता है कि ये भाग बेसिकली सागरीय नहीं है, ये महाद्वीपीय भाग है, कॉन्टिनेंटल एरिया है। पहली इंफॉर्मेशन। सेकंड इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखिएगा, तो इस सारी चीजों की शुरुआत कहां से होती है। तो ये सारी चीजों की शुरुआत हम समझ सकते हैं कि एक थ्योरी से होती है जिसे कहा जाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब इस थ्योरी से हम समझेंगे कि किस प्रकार से इस कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ डिटेल में, बट इन अ प्रिसाइज मैनर। ध्यान से देखें। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस क्षेत्र में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो याद रखें ऑस्ट्रेलिया ये वाला पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट सामने जो आपको पैसिफिक वाला पार्ट दिखाई देता है, प्रशांत वाला भाग दिखाई देता है, उसमें कुछ इस पैटर्न में आपको कॉन्टिनेंट देखने को मिलता है। अब इसमें याद रखिए कि ओशनिया का मतलब है ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है, जो महाद्वीप है, उसके आसपास का पूरे क्षेत्र को संयुक्त रूप से कलेक्टिवली कहा जाता है ओशनिया। अब इस ओशनिया में याद रखें सबसे बड़ा तो बाय डिफॉल्ट ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद याद रखें यह है जियालैंड। अब जो जियालैंड है इसका उत्तरी भाग में याद रखें कि न्यू कैलेडोनिया नाम से एक द्वीप दिखाई देगा। और यहां याद रखिए कि जियालैंड अगर डिस्कवर होता है और कंसीडर हो जाता है फुल फ्लेज कॉन्टिनेंट या महाद्वीप, तो याद रखिएगा जियालैंड का सबसे बड़ा द्वीप होगा न्यूजीलैंड और इसके ऊपर आपको दिखाई देगा न्यू कैलेडोनिया, जो सेकंड लार्जेस्ट होगा, दूसरा सबसे बड़ा होगा। इसके अलावा याद रखें कि आपको यहां पानी के अंदर एक रिज दिखाई देगी, एक कटक दिखाई देगी। यह कटक को लॉर्ड हावे रिज के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से याद रखिएगा न्यूजीलैंड के नीचे आपको एक प्लेट्यू दिखाई देगा, एक पठार दिखाई देगा, जिसे बेसिकली कैंपबेल का प्लेट्यू या कैंपबेल का पठार के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से याद रखें कि आपको इसके दक्षिणी तथा पूर्वी क्षेत्र में आपको कुछ और रिजेस दिखाई देंगी। इसे जो है चैथम रिज के नाम से जाना जाता है, या फिर कई बार इसे जो है वो रिज नहीं कंसीडर करा जाता, एक छोटी परंतु लंबी श्रेणी के रूप में जाना जाता है। अब इस क्षेत्र को कलेक्टिवली जियालैंड कहा गया है। समझिएगा, जो जियालैंड है इसे पहले माना जाता था कि ये माइक्रो कॉन्टिनेंट है। माइक्रो कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है, वो स्थलखंड जो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, किससे, सागर से, और साथ में ये एक द्वीप से थोड़े बड़े हैं। अब यहां बड़े का कंसिडरेशन जो है वो बहुत अदर चीजों पर डिपेंड करता है। किसी और क्लास में हम डिटेल में बात करेंगे कि वो कौन से मापदंड हैं, वो कौन से पैरामीटर है जिसके बेसिस पर ये माना जाता है कि कोई स्थान जो है वो महाद्वीप है द्वीप की अपेक्षा। पर यहां पर कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी।
जैसे याद रखिए कि ये जो जियालैंड है, अगर मैं कहूं कि जब तक माना जा रहा है कि माइक्रो कॉन्टिनेंट है, तो यहां पर ध्यान देने योग्य है विश्व का सबसे बड़ा माइक्रो कॉन्टिनेंट फिर यही है। और इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा माइक्रो कॉन्टिनेंट है, याद रखिए वो है बेसिकली मेडागास्कर, और मेडागास्कर से ये 6 गुना बड़ा है। याद रखें इसका साइज यानी कि जियालैंड का जो साइज है ये लगभग ग्रीनलैंड के साइज से थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है और याद रखिए ये उससे बड़ा है। इसके अलावा याद रखिए अरब का प्रायद्वीप अर्थात पेनिनसुलर ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, याद रखिए ये अरेबियन पेनिनसुला से भी बड़ा है, भारतीय उपमहाद्वीप से भी बड़ा है। और इसी के साथ याद रखें कि इसका साइज जो है ऑस्ट्रेलिया के साइज के आधे से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि ये एक बड़ा स्थलखंड है। इसमें वो सारे गुणधर्म हैं जो ये डिक्लेयर करने के लिए आवश्यक हैं कि ये स्थान एक स्थलखंड है, ये स्थान एक कॉन्टिनेंट है या एक महाद्वीप है। क्लियर? तो एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन जो हमने देखी कि जियालैंड में कौन कौन से जो है वो एरियाज आते हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशंस आती हैं, इन 4 को आपको माइंड में सेटल रखना है। एग्जैक्टली जब आगे के समय में मैप पब्लिश होगा तो उसमें ये सारे कंसिडरेशन आएंगे। क्लियर? इसके अलावा यह भी याद रखिएगा कि इसके एक तरफ आपको तस्मान सागर दिखाई देगा और यहां पर ध्यान देने योग्य इंफॉर्मेशन है कि तस्मान सागर जो है वो साउथ सी अर्थात दक्षिण सागर का भाग है। इसका नाम जो है ऑस्ट्रेलिया के नीचे स्थित एक द्वीप के नाम पर रखा गया है, इसे कहा जाता है तस्मान द्वीप। याद रखें कि तस्मान द्वीप जो है वो आता किसमें है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही कंसीडर होता है। क्लियर? इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में ये याद रखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दिखाई देगी जो इसके एग्जैक्टली कौन सी डायरेक्शन में, वेस्टर्न डायरेक्शन में है। इसके साथ यहां पर एक बड़ी रिवर डार्लिंग रिवर दिखाई देगी और ये डेजर्टिफाइड प्लेस है। याद रखिएगा इसके ऊपर अर्थात जियालैंड के भी ऊपर नदन साइड में आपको न्यू गिनी या फिर पापुआ न्यू गिनी के नाम से जो है वो नेशन दिखाई देता है। क्लियर? अब यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी कि ये मेनली कौन से सागर में आएगा। तो याद रखिए ये मुख्यतः प्रशांत महासागर के कंसीडरेशन में आने वाला द्वीप होगा, आने वाला महाद्वीप होगा अगर इसे कंसीडर करा जाता है तो। चलिए इसके अलावा याद रखें कि ये अब हम डिटेल में समझें कि एग्जैक्टली इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, या फिर ये सारी जानकारी जो आप यहां देख रहे हैं ये किस प्रकार से जो है हम इसे कनेक्ट कर पाएंगे, इसे समझ पाएंगे। याद रखें कि एक थ्योरी थी जिसे कहा जाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इस थ्योरी को प्रपोज बेसिकली करा था एक व्यक्ति जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। याद रखिए जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे और इनके द्वारा प्रपोज की गई इस थ्योरी में यह बताया गया था कि जितने भी विश्व में आप मेरे पीछे देख पाएंगे ये 7 महाद्वीप जो आपको अभी दिख रहे हैं और 8वें के बारे में जो चर्चा चल रही है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है इससे। याद रखें कि जो 7 महाद्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, इसके अलावा आपको यूरोप दिखेगा, एशिया दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया और यहां नीचे याद रखिएगा एंटार्क्टिका वाला पार्ट दिखेगा। ये जो 7 महाद्वीप हैं, वैगनर का ये कहना था ये 7 महाद्वीप पहले एक ही स्थान पर कॉन्सेंट्रेटेड थे। और याद रखें इसके लिए और इस थ्योरी को समझाने के लिए अल्फ्रेड वेगनर ने जो है सेवरल डिसकंटिन्यूटीज अर्थात असंबद्धताओं के बारे में चर्चा करी थी। अगर मैं आपको उनके बारे में कुछ बताऊं तो अल्फ्रेड वेगनर ने कहा था कि कैसे संभव है कि एक कोल्ड ब्लडेड स्पीशी, इसका मतलब होता है ठंडे रक्त के जीव जिन्हें हम डायनासोर के नाम से जानते हैं, क्या यह संभव है कि एक ठंडे रक्त का जीव जिसे औसत तापमान उच्च की आवश्यकता होती है, हाई एवरेज एनुअल टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, उस जीव के साक्ष्य आपको साइबेरिया में दिखाई दें? क्या यह संभव है? आई थिंक आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि वो जीव जिसे दिन में 8-9 घंटे धूप सेकने की आवश्यकता होती थी वो पूर्णतः हिमाच्छादित एरिया में सरवाइव नहीं कर सकता, परंतु इसके साक्ष्य दिखाई देते हैं साइबेरिया में। इसी प्रकार से अगर मैं कहूं कि अल्फ्रेड वेगनर ने प्रपोज करा था, बताया था बेसिकली कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है हिमालय, और आपको दिखाई देगा कि हिमालय में वो चट्टानें मिलती हैं जो कभी बिल्कुल पातालीय क्षेत्र में पाई जाती थी, बिल्कुल डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस प्रेजेंट थी। इसी प्रकार से याद रखिएगा कि अल्फ्रेड वेगनर ने यह भी समझाया कि भारत के परिप्रेक्ष्य में कौन कौन सी असंबद्धताएं या डिस्कंटिन्यूटीज हैं। अब मैं इंडिया के रिस्पेक्ट में ज्यादा इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो मोर फोकस करेगा किस बात पे, इंडिया की बात पे। अब यहां याद रखिए अगर मैं आपसे कहूं जो राजस्थान वाला पार्ट है, याद रखिए यहां पर जो रेत पाई जाती है, सामान्यतः यह समझा जाता है कि राजस्थान में पाई जाने वाली रेत मरुस्थलीय रेत है, डेजर्टिफाइड सैंड है, परंतु वास्तविकता यह है कि इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जो रेत है वो किसी रेगिस्तान में मिलने वाली रेत नहीं है, अपितु ये वास्तविकता में महासागरों में या सागरों में मिलने वाली रेत है। आपको दिखाई देगा यहां पर लार्ज साइज मरीन क्रिएचर अर्थात विशालकाय समुद्री जीवों के जीवाश्म तक मिले हैं।
आप समझें कि वैगनर ने यह समझाने का प्रयास करा था कि इस पृथ्वी में जैसे अभी आपको महाद्वीपों का जो वितरण है दिखाई देता है, जिस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाई देता है कॉन्टिनेंट्स का, इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन पहले नहीं था। ये सारे कॉन्टिनेंट पहले एक ही स्थान पर थे, यह बताया था वैगनर ने। याद रखें, वैगनर ने यह बताया था कि इनिशियली जब पृथ्वी पर शीतलन की क्रिया हुई, अर्थात सॉलिडिफिकेशन की प्रोसेस हुई, कूलिंग की प्रोसेस हुई, उससे एक बड़ा सा महाद्वीप बना। याद रखें कि वैगनर ने प्रपोज करा था कि ये जो सुपर कॉन्टिनेंट था, ये जो विशालकाय महाद्वीप था, वैगनर ने इसे नाम दिया था बेसिकली पेंजिया। याद रखें, इस पेंजिया को जो सराउंड करता था, जो घेरे हुए था महासागर, उस महासागर का नाम रखा गया था पैंथलासा। और वैगनर ने यह समझाया कि सारे महाद्वीप जब एक ही स्थान पर थे तो एक ही महासागर होगा, जिसका नाम रखा गया पैंथलासा। अब याद रखिए, एक समय था जिसे कहा जाता है कार्बोनिफेरस काल, अर्थात वो काल जिस समय पे लार्ज साइज की वनस्पति देखने को मिलती थी, विशालकाय वनस्पति देखने को मिलती थी, जिसे कहा जाता है ग्लोसोप्टेरस। याद रखें कि इस काल के आसपास वैगनर ने बताया कि ये जो महाद्वीप था सुपर साइज का, ये दो भागों में विभाजित हो गया। और याद रखिए, जो दो भाग बने, ऊपर वाला कहलाया अंगारा और नीचे वाला कहलाया गोंडवाना, और इसके बीच में जो सागर का निर्माण हुआ उसे कहा गया टेथिस सागर। अब हम ये सब क्यों कंसीडर कर रहे हैं, तो समझिएगा इसका प्रॉपर कनेक्शन है जियालैंड के साथ। क्लियर? तो देखिए, एक सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, फिर दो भागों में विभाजित हुआ, अंगारा और गोंडवाना, बीच वाले भाग में जो है वो टेथिस सागर है। अब वैगनर ने समझाया कि फर्दर सेपरेशन हुआ, पुनः विभाजन हुआ, और अंगारा लैंड से एक भाग टूटकर इस तरफ बहा, जिसे हम कहते हैं बेसिकली नॉर्थ अमेरिका। एक भाग इससे टूटकर अलग हुआ, जिसे हम कहते हैं ग्रीनलैंड। एक भाग इससे टूटकर अलग हुआ, जिससे हम कहते हैं, जो नीचे वाला पोर्शन है, जिसे हम कहते हैं साउथ अमेरिका। और याद रखिए, एक भाग इससे टूटकर अलग हुआ, जो गोंडवाना का हिस्सा था, जो गया पूर्व की दिशा में, उसे ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। और यही मैं आपसे समझाना चाह रहा हूं, इसी बात पर मैं आपसे डिस्कशन करना चाह रहा हूं। ध्यान से देखिए, याद रखें कि जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया इस दिशा में प्रवाहित हुआ था, ऑस्ट्रेलिया का इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ था, याद रखिएगा कि इसके आगे एक और कॉन्टिनेंट है, एक और महाद्वीप है, जिसे हम आज जियालैंड कहते हैं, जो इनिशियली पार्ट किसका होगा बच्चों? याद रखिएगा, इनिशियली पार्ट था ये गोंडवाना का। यानी कि जिसे आज आप जियालैंड कहते हैं, यह वास्तविकता में पहले गोंडवाना का हिस्सा था। और यह भी याद रखिएगा कि आपको ये जो नीचे दिखाई दे रहा महाद्वीप है, जो कॉन्टिनेंट है, यह कॉन्टिनेंट भी पहले ऊपर गोंडवाना का ही हिस्सा माना जाता था। और इवन ये इसी का हिस्सा था जो नीचे की डायरेक्शन में गया था। यानी कि जियालैंड इनिशियली वाज पार्ट ऑफ गोंडवाना। जियालैंड पहले किसका भाग था? गोंडवाना का। और गोंडवाना के और कौन कौन से भाग थे? तो याद रखिएगा, आपको दिखाई देगा साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका। ये आपको नीचे जिस कॉन्टिनेंट की मैंने बात करी, जिस माइक्रो कॉन्टिनेंट की मैंने बात करी, वो है मेडागास्कर। ये आपको इस स्थान पर दिखाई देगा। याद रखें कि साउथ अमेरिका हो, अफ्रीका हो, मेडागास्कर हो, इसी प्रकार से जो प्रायद्वीपीय भारत है अर्थात दक्षिण भारत है, वो आपको इसी का भाग दिखाई देगा। और ये याद रखिए, इसी का भाग था कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत तथा साउथ अमेरिका, ये सभी एक स्थान पर थे, जिसे हम कहते हैं गोंडवाना। इसी प्रकार से नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरेशिया अर्थात यूरोप और एशिया, और आगे के जो छोटे द्वीप समूह हैं, ये सभी एक स्थान पर थे, जिसे कहा गया अंगारा। अब समझिए कि इन जो द्वीपों को, इन जो महाद्वीपों को आप देख रहे हैं, ये अलग अलग दिशा में गए। इनके जाने के पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो अगर मैं आपसे इन जनरल कहूं तो याद रखिए कि पृथ्वी के अंदर जहां मैग्मा भरा हुआ है, वहां आपको चलती हुई दिखाई देती हैं कुछ धाराएं मैग्मा के अंदर। बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से पानी के अंदर जो है आपको धाराएं दिखाई देती हैं, मैग्मा के अंदर भी कुछ धाराएं होती हैं। और इन धाराओं को कहा जाता है कन्वेक्शनल करंट या संवहनीय धारा। और याद रखिए, यही संवहनीय धारा जो है वो प्लेट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान मूव कराती है। बहुत ध्यान से देखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। याद रखें, एक प्लेट ये है, इसी प्रकार से आप देखेंगे एक प्लेट ये है। याद रखें, ये दो प्लेट्स हैं और यहां पर कंसीडरेबल है। याद रखिएगा कि ये जो दो प्लेट्स आपको दिखाई दे रही हैं, इसमें याद रखें कि एक प्लेट अगर दूसरी प्लेट की ओर बढ़ती है तो इसके पीछे का रीजन क्या है? तो जस्ट अ सेकेंड, ये हुआ कंप्लीट। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर नीचे सरफेस में क्या भरा हुआ है? मैग्मा भरा हुआ है। तो इसे कुछ इस तरह से आप समझें, इस सरफेस पे मैग्मा भरा हुआ है, और इसे आप कुछ इस प्रकार से समझें कि इस पोर्शन में,
इस तरह से जो है वो गर्म मैग्मा ऊपर की ओर और फिर ठंडा मैग्मा नीचे की ओर, इसी प्रकार से इस स्थान पर गर्म मैग्मा ऊपर की ओर और नीचे की ओर इस प्रकार से आता है। इसे कहा जाता है कन्वेक्शनल सेल या फिर संवहनीय कोशिकाएं। और याद रखिए यही संवहनीय कोशिकाएं जो है वो प्लेट्स को आगे तथा पीछे इस दिशा में बढ़ाती हैं। अब यहां याद रखिएगा, जब कभी किसी महाद्वीपीय प्लेट के नीचे कोई कन्वेक्शनल सेल आती है, कोई संवहनी कोशिका आती है, वो उन कॉन्टिनेंट्स को, उन महाद्वीपों को अलग अलग दिशा में प्रवाहित करती है। अब इसी क्रम में आप पाएंगे कि इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि जो ऑस्ट्रेलिया वाला भाग है ये पूर्व की दिशा में बढ़ा था, सेम एज याद रखिए कि जियालैंड भी पूर्व की दिशा में आगे बढ़ा था। इसी तरह से याद रखेंगे कि जो भी महाद्वीप आज के समय आपको दिखते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात उनका वितरण के पीछे का मुख्य कारण बेसिकली यही संवहनीय धाराएं हैं, यही संवहनीय कोशिकाएं हैं। अब यहां कुछ चीजें आपको और जाननी चाहिए, जैसे ध्यान दें, याद रखिएगा कि ये जो आपको कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं, ये जो आपको महाद्वीप दिख रहे हैं, ये इनका एक्चुअल साइज नहीं है। यहां पर आपको जानने की आवश्यकता है कि ये जो महाद्वीप आपको बाहर से दिख रहे हैं, अंदर से इनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो आइए इसे इस मैप से समझते हैं। याद रखें कि आपको जिस स्थान पर अभी ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, आपको एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया इस प्रकार से दिखाई देगा। अगर आप इसे जियोलॉजिकली देखें तो ऑस्ट्रेलिया का एक सबमर्ज पार्ट अर्थात जलमग्न हिस्सा भी उपस्थित होगा कुछ इस तरह से। और याद रखें इसी जलमग्न हिस्से पर आपको ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देती है ग्रेट बैरियर रीफ। और ये याद रखिएगा, ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है अर्थात ऑस्ट्रेलिया की जो बैरियर भित्ति है, ये प्रवाल भित्ति का एग्जांपल है, बेसिकली कोरल रीफ का एग्जांपल है। बेसिकली आपको इसके सामने दिखेगा जियालैंड। अब जियालैंड चूंकि न्यूज में है, आपको कुछ चीजें इसके बारे में पता होनी चाहिए। याद रखें कि इसके साइज के बारे में मैंने कंपैरिजन अभी आपके साथ शेयर करा। ये कंपैरिजन मैं एक बार फिर से बोल दूं अगर, तो ये अरब के प्रायद्वीप से बड़ा है, यानी कि अरब के जो पेनिनसुलर वाला पार्ट है उससे बड़ा है। ये भारतीय उपमहाद्वीप से भी कुछ बड़ा है, ये ग्रीनलैंड से भी बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया के आधे आकार से लगभग आधे आकार से थोड़ा सा बड़ा है। इसी प्रकार से इसे जब माइक्रो कॉन्टिनेंट माना जाता था, यानी कि छोटा महाद्वीप माना जाता था, तो याद रखिएगा अभी के समय विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है, माइक्रो कॉन्टिनेंट जो है, ये मेडागास्कर है। अभी मैंने आपको मेडागास्कर के दर्शन कराया, हमने देखा उसे, तो याद रखें कि उससे 6 गुना बड़ा है। क्लियर? इसमें कौन कौन सी जो है ज्योग्राफिकल लोकेशंस आती है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जियालैंड का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो न्यूजीलैंड होगा। इसके ऊपर आएंगे तो इसका दूसरा सबसे बड़ा जो द्वीप होगा ये न्यू कैलेडोनिया है। इसके अलावा यहां पर एक रिज, एक कटक दिखाई देगी। याद रखिएगा ये कटक बेसिकली है लॉर्ड हार्वे कटक। इसके अलावा याद रखें कि यहां पर एक आपको चैथम और इसके अलावा एक पठार दिखाई देगा कैंपबेल। क्लियर? तो ये इसकी लोकेशन हो गई, इसके अंदर के पार्ट्स हो गए। इसके अलावा इसके एक साइड आपको पैसिफिक दिखता है, इसके एक तरफ आपको तस्मान दिखता है। तस्मान बेसिकली जो है वो साउथ सी अर्थात दक्षिण सागर का पार्ट है। क्लियर? अब इसके अलावा आपको क्या क्या चीजें और समझनी चाहिए, तो देखिए यहां पर जो आपको नया महाद्वीप देखने को मिलता है, याद रखें कि ये महाद्वीप हमने जैसा अभी देखा गोंडवाना का हिस्सा है, लेकिन यहां पर एक एनालिसिस की आवश्यकता है जो हम अभी देखने वाले हैं। जस्ट अ सेकेंड। याद रखें कि इस प्रकार से आपको जो उत्तरी अमेरिका दिखता है ये आपको दिखाई देगा। इसी प्रकार से यहां पर आपको दक्षिण अमेरिका दिखाई देगा। ये जो है ये दक्षिण अमेरिका वाला पोर्शन है। इसी तरह से आप जाएंगे तो आपको ये कुछ इस तरह से उत्तरी अमेरिका की प्लेट दिखाई देगी। याद रखें ये लगभग उत्तर अमेरिका का रफ मैप है। इसी प्रकार से जो है आपको इस स्थान पर दिखाई देगा अफ्रीका। इसी प्रकार से ये है अरब का प्रायद्वीप, ये है हमारा ग्रेट इंडिया। याद रखें कि ये वाला जो पोर्शन है इस प्रकार से आप चलते आएंगे तो कोरियन पेनिनसुला, और इस तरह से चलते हुए आएंगे तो ये रशिया साइबेरिया वाला पार्ट, और ये बनकर रेडी है हमारा वर्ल्ड मैप इन अ रफ मैनर। और याद रखें ये है ग्रीनलैंड वाला पार्ट। अब यहां पर कुछ चीजें कंसिडरेबल हैं। याद रखें कि आपको इस स्थान पर बिल्कुल दक्षिणतम वाले पोर्शन पे जो जियालैंड दिखता है, इसके लिए आपको समझना होगा कि जैसे महाद्वीप आपको दिख रहे हैं ये एग्जैक्टली ऐसे है नहीं। याद रखें एक प्लेट है ये वाली, इससे बेसिकली कहा जाता है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। क्लियर? इसी प्रकार से एक प्लेट यहां पर है, याद रखें इसे कहा जाता है साउथ अमेरिकन प्लेट।
एक ही प्लेट है, और ये जो ग्रीनलैंड है वो इसी प्लेट में आता है। इसी प्रकार से एक प्लेट है जिसमें आपको पूरा यूरोप और एशिया दिखाई देगा, इसे कहा जाता है यूरेशियन प्लेट। और इसी प्रकार से ये एक प्लेट है जिसे कहा जाता है अफ्रीकन प्लेट। और याद रखें कि यहां पर एक प्लेट है, इस प्लेट को कहा जाता है बेसिकली इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अभी यहां कंसिडरेशन में है, अभी यहां पर यह जांच करी जा रही है, इस पर अनुसंधान हो रहा है कि एग्जैक्टली ज़ियालैंड कौन सी प्लेट में कंसीडर करा जाएगा। देखिए ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि 2004 से पहले तक हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता था, हम ये नहीं बता पाते थे कि जो म्यांमार की प्लेट है ये अलग प्लेट है या नहीं है, म्यांमार खुद में कोई महाद्वीप है या नहीं है, खुद में कोई अलग प्लेट है कि नहीं है, ये हमें नहीं पता था। हम तब तक मानते थे कि जो बर्मा वाला पार्ट है ये एशियन प्लेट का ही हिस्सा है। लेकिन 2004 में जब सुनामी आई और भूकंप आया, उस विध्वंसकारी स्थिति के कारण हमें पता चला कि वास्तविकता में इस स्थान पर एक अलग प्लेट है। अगर मैं आपको बताऊं तो 2004 में जो सुनामी आई थी उस समय बर्मा की प्लेट जो है वो 15 से 17 मीटर तक शिफ्ट हुई थी। जब इतनी बड़ी शिफ्टिंग हुई तब एग्जैक्टली समझ में आया कि इस स्थान पर अलग प्लेट उपस्थित है। क्लियर है? तो ये समझिएगा कि डिस्कवरीज होती रहती हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर कोई प्लेट है या नहीं है, या एग्जैक्टली किस प्लेट पर आता है, तो ये अभी रिसर्च का टॉपिक है। पर यह पक्का है कि ये प्लेट तो है कॉन्टिनेंटल, यानी कि ये जो प्लेट आपको दिख रही है ये है तो महाद्वीपीय प्लेट ही। क्लियर? और इसे भी याद रखिएगा कि एग्जैक्टली अभी हम भले ही ना बता पा रहे हो, बट आने वाले कुछ वर्षों के अंदर हम एग्जैक्टली इस कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे कि ये प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है, यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है, या एक सेपरेट प्लेट है। ओके, अब यहां पर जो बड़ी प्लेटें आपको दिख रही हैं, इसे याद रखिएगा कि इसमें ये जो प्लेट है, ये पूरी प्लेट में एक महाद्वीप भी आता है, यानी कि कॉन्टिनेंट भी आता है, और उसके सराउंडिंग सी भी आता है। इसमें याद रखिए एक ही ऐसी प्लेट है जो पूरी तरह से महासागरीय यानी कि ओशनिक है। वो कौन सी होगी? तो आई थिंक आप सभी गेस कर पा रहे होंगे, वो प्लेट बेसिकली है प्रशांत महासागर की प्लेट। इसी प्रकार से सबसे बड़ी जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, याद रखिएगा ये है यूरेशियन प्लेट। और इसमें याद रखें कि मिक्स्ड का सबसे अच्छा एग्जांपल हमारी प्लेट है जिसे कहा जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसके सामने ज़ियालैंड है। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, ये जानकारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है। तो आई थिंक आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, ये मैनर समझ में आया होगा कि किस तरह से इसे डील करना है। और इसी प्रकार के अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, करंट अफेयर के टॉपिक्स को, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, या कोई भी वो टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, आप अपना इंटरेस्ट, अपना एंगेजमेंट शो करें, तो डेफिनेटली मैं डेली करंट अफेयर के टॉपिक्स को इसी प्रकार से आपके समक्ष लेकर आता रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।